विषय इतिहास। इतिहास के पीजीटी शिक्षक प्रणव प्रियदर्शी द्वारा तैयार किया गया चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण जैक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर तैयार किया गया है। उसी को आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। यदि आपने पूर्व के चैप्टर के वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर वीडियो के ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 किसान, जमींदार और राज, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? बहुत हिट क्वेश्चन है, अबुल फजल ने की थी। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में। 16वीं और 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे? तो 85%। मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसानों के लिए आमतौर पर किस नाम का प्रयोग करते थे? तो रैयत किसान, मुजरियान। रबी फसल किस ऋतु में होती है? तो बसंत में। मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि। भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम था मक्का। 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई वे थी तो मुगल राज्य, व्यापार, मुद्रा और बाजार। तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया? ये बहुत हिट क्वेश्चन है, जहांगीर। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहते थे मुकदम या मुखिया। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल। आईने अकबरी अकबरनामा के किस खंड से संबंधित है? तृतीय खंड। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी तो ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस कल्याण में बनी इमारतें एवं स्मारक। आईने अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें होती थी तो 3 फसलें। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? अकबर ने। जहांगीर ने बंद कराया था, इसने सेवन किया था। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, पटवारी किसे कहते? तो पटवारी गांव की जमीन प्रत्येक किसान द्वारा जुते जाने वाले खेतों, फसल के प्रकार और बंजर भूमि का हिसाब किताब रखता था। मतलब पटवारी जो था वो जमीन का हिसाब किताब रखता था। खुद कास्त और पाही कास्त कौन थे? तो खुद कास्त उसी गांव की जमीन पर खेती करते थे जहां वे रहते थे। जबकि पाही कास्त जो है वो दूसरे गांव में जाकर भाड़े पर जमीन लेकर उस पर खेती करते थे। जिन्स ए कामिल के अंतर्गत कौन सी फसलें आती थी? यहाँ थी हो जाएगा। तो कपास और गन्ने जैसी फसलें जिन्स ए का मिल के अंतर्गत आती थी। ऐसी फसलों की खेती से राज्य को ज्यादा कर मिलता था। एक तरह से ये नकदी फसल होती थी। अकबरनामा की रचना किसने की थी? ये कितने भागों में विभक्त है? तो अकबरनामा की रचना मुगल सम्राट अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा की गई थी। यह 3 जिल्दों में विभक्त है। 17वीं सदी में कौन कौन सी फसलें, फल एवं सब्जियां विदेशों से भारत आई? तो मक्का, टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास और पपीता जैसी फसलें, फल एवं सब्जियां विदेशों से भारत आई। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है। इसके पहले 3 भागों में प्रशासन का विस्तृत विवरण है। चौथे व 5वें भाग में भारत के धार्मिक एवं साहित्यिक परंपराओं का उल्लेख है। मुगल काल में किसानों के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग होता था? मतलब किन किन नाम से जाना जाता था? तो रैयत, खुद कास्त, रियाया या मुजरियान, फिर है पाही कारस्त। पापक कौन थे? तो पापक यहाँ लिखा गया, यहाँ पायक होना चाहिए था। पायक कौन थे? तो पायक वे लोग थे जो जमीन के बदले सैन्य सेवाएं देते थे। असम के अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे। यहाँ से आपका लघुत्तरीय प्रश्न है, कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का विवरण दीजिए। तो मध्यकालीन भारतीय कृषि समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। खेतीहर परिवारों से संबंधित महिलाएं
उत्पादन में सक्रिय सहयोग प्रदान करती थी तथा पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करती थी। पुरुष खेतों की जुताई और हल चलाने का काम करते थे, जबकि महिलाएं मुख्य रूप से बुवाई तथा कटाई का काम करती थी। पकी हुई फसल का दाना निकालने में भी सहयोग प्रदान करती थी। उत्पादन के कुछ पहलू जैसे सूत काटना, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करना और गूंथना, कपड़ों पर कढ़ाई करना आदि मुख्य रूप से महिलाओं के श्रम पर ही आधारित थी। किसान और कार्यकारी महिलाएं न केवल खेती के काम में सहयोग प्रदान करती थी, बल्कि आवश्यकता होने पर घरों में भी काम करती थी और अपने उत्पादन को बेचने के लिए बाजारों में भी जाती थी। अगला है मुगल भारत में जमींदारों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो मुगल भारत में जमींदार भूमि के मालिक होते थे। इन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थी। समाज में जमींदारों की उच्च स्थिति के दो कारण थे। पहला, जमींदारों की जाति पहचान। दूसरा है उनके द्वारा राज्य को दी जाने वाली विशेष सेवाएं तथा कर। दूसरा पॉइंट है जमींदारों की समृद्धि की वजह थी कि उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन। तीसरा है जमींदार अपनी इच्छानुसार इन जमीनों को बेच सकते थे, किसी और के नाम कर सकते थे और उन्हें गिरवी रख सकते थे। जमींदारों को राज्य की ओर से कर जमा करने का भी अधिकार प्राप्त था। इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। सैनिक संसाधन जमींदारों की शक्ति का एक अन्य स्रोत था। अधिकतर जमींदारों के पास अपने किले, अपनी सैनिक टुकड़ी भी होती थी एवं उनके पास घुड़सवार, तोपखाने और पैदल सिपाही भी रहते थे। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में मुद्रा व्यापार की महत्व की विवेचना कीजिए। तो मुगल काल में भारत के समुद्र व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई और कई नए कार्यों की शुरुआत हुई। लगातार इस बढ़ते व्यापार के कारण भारत से दिखने वाले वस्तुओं के भुगतान के रूप में एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई। इस चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत में पहुंच गया। यह भारत के लिए एक अच्छी बात थी क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक भंडार नहीं थे। 16वीं 18वीं शताब्दी के बीच भारत में धातु मुद्रा, विशेषकर चांदी के रुपयों की उपलब्धि में स्थिरता बनी रही। इस प्रकार उद्योग जगत में इस काल में विशेष वृद्धि हुई। इटली का एक यात्री जोवानी कारेरी, जो लगभग 1690 ईस्वी में भारत से गुजरा था, ने इस बात का सजीव चित्रण किया है कि किस प्रकार चांदी संसार से भारत में पहुंची थी। गांव में भी लेन देन की व्यापार में वृद्धि हुई। गांव के शहरी रोजगार से जुड़े कारोबार में वृद्धि हुई और इस प्रकार गांव मुद्रा बाजार का अंग बन गए। लेन देन के कारोबार के कारण उनका दैनिक भुगतान सरल हो गया। अगला है पंचायत और गांव का मुखिया किस तरह से ग्रामीण समाज का नियमन करते थे, विवेचना कीजिए। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी के काल में ग्रामीण समाज में पंचायत और मुखिया का पद बहुत महत्वपूर्ण था। ये दोनों पद ग्रामीण समाज की रीढ़ की हड्डी थी। पंचायतों का गठन तो मुगल कालीन गाँव की पंचायत गांव के बुजुर्गों की सभा होती थी। प्रायः वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। जिन गांव में विभिन्न जातियों के लोग रहते थे वहां पंचायतों में विविधता पाई जाती थी। पंचायत का निर्णय गांव में सबको मानना पड़ता था। फिर है गांव का मुखिया। तो पंचायत के मुखिया को मुकदमा या मंडल कहा जाता था। कुछ स्रोतों से प्रतीत होता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों के आम सहमति से होता था। चुनाव के बाद उन्हें उनकी मजदूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। मुखिया तब तक अपने पद पर बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्ग को उस पर भरोसा था। गांव की आय व्यय का हिसाब किताब अपनी निगरानी में तैयार करवाना मुखिया का मुख्य काम था। इस काम में पंचायत का पटवारी उसकी सहायता करता था। तीसरा है पंचायत का आम खजाना। तो पंचायत का खर्चा गांव की आम खजाने से चलता था, इसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। इस कोष का प्रयोग बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी होता था। इस कोष से ऐसे सामाजिक कार्यों के लिए भी खर्च होता था जो किसान स्वयं नहीं कर सकते थे, जैसे कि मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनाना या नहर खोदना। पंचायतों को जुर्माना लगाने तथा किसी दोषी को समुदाय से निष्कासित करने जैसे अधिकार प्राप्त थे। अगला है कृषि इतिहास लिखने के लिए आईने अकबरी को स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने से कौन सी समस्या है? इतिहासकार इन समस्याओं को कैसे निपटते हैं?
तो अनपढ़ किसान लेखन कार्य में असमर्थ था। ऐसे में कृषि इतिहास को जानने के लिए 16वीं 17वीं शताब्दी के मुगल दरबार के लेखक और कवियों की रचनाओं का सहारा लेना पड़ता था। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल का ग्रंथ आईने अकबरी है। इसमें राज्य के किसानों, जमींदारों और प्राप्तकर्ता के रिश्तों को स्पष्ट रूप से दिखाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य को मेलजोल रखने वाले सत्ताधारी वर्ग के रूप में पेश करना था। अबुल फजल के अनुसार मुगल राज्य के विरुद्ध कोई विद्रोह या किसी प्रकार के स्वतंत्र सत्ता के दावे का असफल होना निश्चित था। किसानों के बड़े वर्ग के लिए यह एक चेतावनी थी। इस प्रकार आईने अकबरी में किसानों के बारे में जो जानकारी मिलती है वह उच्च सत्ता वर्ग की जानकारी है। सामान्य किसानों के बारे में विशेष विवरण नहीं है। इस अभाव की पूर्ति उन दस्तावेजों से होती है जो मुगलों की राजधानी के बाहर के स्थानों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिले हैं। इन दस्तावेजों से सरकार की आमदनी का ज्ञान होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज भी कृषि संबंधी जानकारी के साथ दी। ये दस्तावेज किसान, जमींदार और राज्य के आपसी संबंधों की जानकारी देते हैं। तो बच्चों, ये थे इतिहास के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो पीजीटी इतिहास के शिक्षक प्रणव प्रियदर्शी द्वारा तैयार किया गया है। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद।